नमस्ते पिताजी। आपने ये उद्यान कब लगाया और कैसे लगाया, किसकी प्रेरणा से लगाया? प्रेरणा तो इसमें प्रेरणा ही है। मोदी जी ने कहा कि जो 1 साल की सोचता है वो फसल लगाता है, जो 10 साल की सोचता है वो बगीचा लगाता है, और जो ज़िंदगी भर की सोचता है वो बच्चों को पढ़ाता है। किस किस प्रकार के पौधे आपने या पेड़ लगाए हैं? कौन कौन से फल वाले पेड़ हैं? पहले मुख्यतः नींबू है, और उसके अलावा अंजीर है, अनार है, अंगूर है, जामुन है, के क्या नाम के ये वो बेर है, आंवला है, और क्या नाम औषधीय पौधे भी हैं। तो अनार हो गया, जैसे जामुन है, अनार है, और चीकू चीकू ये बोलते इतनी हैं। मेहनत परिश्रम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? ये परमात्मा की कृपा है। दादाजी हमारे बहुत मेहनती थे, हमारे पिताजी भी मेहनती थे, तो वो कभी ये खाद वाद नहीं डालते थे, अंग्रेजी खाद और अंग्रेजी दवाई नहीं देते थे। तो जब यूरिया उन्होंने डीएपी कुछ नहीं डालते आप? नहीं, यूरिया डीएपी का प्रयोग बिल्कुल नहीं। हमारे केंचुआ काम करते हैं, और डिकम्पोजर की तो हमारा जीवामृत जो डिकम्पोज करता है। तो जीवामृत कैसे बनाते हैं? जीवामृत तो डॉक्टर सुभाष पालेकर जी अमरावती वाले महाराष्ट्र के जो हैं, उनकी जो पुस्तक है जीरो बजट की प्राकृतिक कृषि, और अभी इसने भारत सरकार ने इसको नाम दिया है और मान्यता दी है। उसका नाम रखा है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। वो उसी अनुसार अभी गंगा का जो बेल्ट है उसमें 2000 लंबी है, 5 किलोमीटर के दोनों साइड में मिला के इतना अभी जीरो बजट खेती करने का उन्होंने निश्चय किया है। तो वहाँ से शुरू होगी प्रेरणा, कि वही नदी तो सभी राज्यों की है, राज्यों को कुदरती केंद्र की है, किसी का कोई बखेड़ा भी नहीं है। ऐसे कहेंगे तो मानेंगे नहीं, फंड दे देंगे तो खा जाएंगे फंड को, करेंगे कुछ नहीं। किसानों को दे देते हैं फंड और वो करते कुछ नहीं है। इसलिए ये प्रेरणा ही अभी केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। मुझे भी राजस्थान की तरफ से 10,000 रुपये गत वर्ष मुझे मिले थे, प्राकृतिक खेती करता हूँ इसलिए, प्रोत्साहन के रूप में, और डिकम्पोजर भी प्रयोग कर रहा हूँ। तो कितनी फसल यूरिया डीएपी डालने वालों से अधिक फसल होती है, उससे कम होती है या बराबर होती है? लागत कितनी आती है? लागत कम होती है, मिलता ज़्यादा है। अभी जो जैसे ये घास हो जाती है तो मैं ब्रश कटर से इसको साफ़ कर देता हूँ, तो घास यहीं गिरती है। और वो डिकम्पोजर जैसे हमारा जीवामृत भी वही है। डिकम्पोजर में तो केवल जो गाय के देसी गाय का जो गोबर है उसका कुछ गोजाबाद वालों ने कुछ निकाला है, और ये जो डॉक्टर सुभाष पालेकर जी वाला जो है, हम सीधा जो 7 दिन पुराना नहीं होना चाहिए गोबर वो प्रयोग में लेते हैं। गोमूत्र जितना भी पुराना हो वो उतना अच्छा है, और उसमें किसी भी दाल का बेसन मिला देते हैं। और मेड़ की वो गारा जो जिसमें जीवाश्म वाली होती है, जैसे बरगद के नीचे की, पीपल के नीचे की, केर की, बेर की, और जो खेत की जो मेड़ जहाँ कूचे होते हैं और बेत नेत नहीं होती है, जीवाणु होता है, वो मिट्टी डाल के हम 3 दिन में तैयार हो जाता है। उसको 7 दिन के अंदर अंदर प्रयोग में ले लेते हैं। और घन जीवामृत? घन जीवामृत तो 100 मतलब 1-2.5 बीघा जो 1 एकड़ ज़मीन होती है उसमें केवल 100 किलो घन जीवामृत बनाया जाता है। उसमें भी गौमूत्र जितना समा सकता है गौमूत्र लेना, 1 क्विंटल गोबर, और उसमें गौमूत्र, और उसमें थोड़ा गुड़ और बेसन और मेड़ की मिट्टी गाड़ के उसको एक जीव करके छाया में मांद बना देते हैं। उसके ऊपर तापड़िया जो बोरी के टार से ढक देते हैं। 3 दिन में वो तैयार हो जाता है। उसको खोल के कूट के बोरियाँ भर लो, अपना डीएपी तैयार है। तो आपकी आयु लगभग 80 वर्ष हो रही है, फिर भी आप इतना परिश्रम करते हैं, कोई थकावट महसूस नहीं होती? थकावट तो जब अभ्यास रखते हैं तो थकावट काहे की होती है। रोज़ सुबह योगासन करता हूँ, आधा घंटा पौन घंटा इसके लिए समय देता हूँ। शरीर अपने लिए ही शरीर नहीं देते, समय नहीं दोगे तो किसके लिए देंगे। जब आप अपने लिए समय दे पाएंगे, शरीर स्वस्थ होगा, तभी तो दूसरों की सेवा भी कर पाएंगे। और लगा रहता हूँ। जब फौज में रहे तो हम तो ये थकना वकना हमारे लिए नहीं, थकेंगे तो चक्कर आएंगे, गिर जाएंगे, अस्पताल उसके लिए बैठा हुआ है। नहीं तो जब तक शरीर क्षमता है, अगर ये तप किसको कहते हैं, जो जितना जितना सहन होता जाता है उतनी मेहनत करना चाहना चाहिए, उसी को तप कहते हैं। तप का मतलब कोई आग लगा के चाहो तो आग लगा के बैठने को तप थोड़ी कहते हैं। जो सर्दी गर्मी, अभी गर्मी भी हम सहन करते हैं, सर्दी भी करते हैं, फौज में भी करते थे। फौज में भी क्या, जब आग लगेगी तब फौज को भेजेंगे,
बाढ़ आ गया तो फौज को भेजेंगे, लड़ाई लग गई तो फौज को भेजेंगे, बलवा हो गया तो फौज को भेजेंगे। तो हमको तो हमारा जीवन पूरा तब से ही रहा है, और इसीलिए हम भी अब खेती में कृषक जय किसान जय जय जवान। जय जवान इसीलिए कहा जाता है कि दोनों तपते हैं। अगर ये हम अन्न पैदा करेंगे तब करके नहीं देंगे तो क्या खाएंगे? खाली मशीनों से थोड़ी पैदा हो जाएंगे। जो 5 बीघा भूमि आपको अलॉट हुई वो कैसी थी और आपने कैसी बनाई वो? बिल्कुल पथरीली भूमि थी ये। इन्होंने जिन्होंने ये भूमाफिया हैं उन्होंने इसीलिए छोड़ दी कि पथरीली थी चारों तरफ से, इसको छोड़ के बना दिया और ये कोई उपयोग नहीं। मैं बोला पड़ी इसको मैंने अलाट के लिए दिया तो फट मिल गई। ये कलेक्टर साहब महावीर सिंह जी उनकी मेहरबानी से मिली, नहीं तो ये राजस्व सेवा परिषद वाले नहीं है, ये राजस्व मेवा परिषद है। ये हमेशा बस नीचे से लेकर पटवारी से लेकर ऊपर तक सब राजस्व के मेरे पास प्रमाण है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मेरा जो खेत का मुकदमा चल रहा है और मैंने जो फसली उपयोग में भ्रांतियाँ इनके ज्ञान में लाई है, लेकिन जिसके गुण हैं वो उनके पूर्व वाले करके गए, आज भी वही अभी भी वही है। इनके कितने अधिकार छीन लिए गए हैं। अभी पटवारी गिरदावरी भी हमें ही करनी पड़ेगी बोल रहे, गिरदावरी पटवारी के अंडर नहीं रखी। ये जो भूमि शिवाचक पड़ी थी और नाम किसी का खाता चल रहा था और वो बोता नहीं था, उसकी गिरदावरी कर देते थे। और जब जिसमें हम बो रहे हैं, मैं सन 1954 से बोल रहा हूँ, मेरे दादाजी बोल रहे थे, पिताजी बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, और उसकी 91 ही नहीं बनाते, क्योंकि 91 में पैसा खिलाने पे इनको 91 बनाते। 91 मतलब जो राजस्थान भू अधिनियम है वो, उसका धारा 91 में लगती है, तो कोई अख्तेकरण को ना उसके लिए लगती है। जबकि ये लोग जाकर अपने आप कहते भाई हमारा धारा 91 में बना दे, 91 बना रहे, अंग्रेजी में बोलता है 91 का तो बना रहे हो पटवारी जी। तो पूछो 91 का मतलब खेल इनका इसी में। अरे मेरे यहाँ 91 ही नहीं बनाते। कई वर्षों के बाद जाके 2015 में 91 बनाया तो दोबारा किया ही नहीं, क्योंकि मैं पैसा देता ही नहीं। अरे भाई मेरे पास प्रमाण पड़े हैं, कोर्ट में केस किया हुआ, तो सुनो वो सरकार जवाब ही नहीं देती है। सरकार कौन है पता नहीं, ये कौन सी सरकार है? ये कुछ नहीं है, सब गबला मेल है। चाहे गहलोत हो चाहे कोई जो भी आता है, सब नीचे अधिकारी और क्या जनप्रतिनिधि मिलके हमको लूटते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं किसानों को। किसान भी जो स्वार्थी हो जाते हैं, अपना काम सब इकट्ठे हो जाए, नहीं करेंगे अब नहीं मिलेगा तो सबको मिलेगा, हम संगठित होकर काम करेंगे, अन्न पैदा करें, अन्न करके देंगे। लेकिन थोड़ा सा लालच होता है, उनको पटा लेते हैं। अंग्रेज़ों वाली हालत है, कमज़ोर राजा को साथ देना, उससे मिलके जो बलवान राजा उसको हरा देना और उसको फिर अपना पिट्टू बना लेना। ऐसे धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे ही तो किया इन्होंने। वही काम अभी भी करना चाहते हैं। जनप्रतिनिधि हमारा भला नहीं सोचना चाहते। कोई सारे नहीं है, कोई अच्छे भी हैं इसमें, लेकिन अधिकतम यही है जो जनप्रतिनिधि और ये अधिकारी लोग यही कानून बनाने वाले कानून ऐसे बनाते हैं जिससे अपना धंधा चलता रहे। रास्ता का देखो, अभी यहाँ जागीर काल से हमारे रास्ते चल रहे हैं, उनको जो शिवाय चक्स में करने में भी बाधाएं डालते हैं, या आप वो बनाओ और वहाँ क्या कुछ होता नहीं है। वहाँ कोर्ट में जाओ तो भी कोर्ट में तारीखें चलती रहती है। वो कितने वर्ष हो गए तारीख भुगतते हुए? मैंने तो पहले केस किया ही नहीं, प्रमाण मिले नहीं। 2000 सन 1954 जब भूमि दादा साहब को अलॉट हुई थी जागीर काल में राजा कल्याण सिंह जी से, वही खटाई में डाल दी इन्होंने। एक वो गैर मुमकिन बर्डा, जो ज़मीन हमको मिली गैर मुमकिन बर्डा मिली, जब मेरे पिताजी ने मेहनत करके उसके रूट में निकाल कर उसको मेहनत करके वो बनाया उस भूमि। उसमें भी सेटलमेंट का आएगा, ये अपना सेटलमेंट करते हैं, भू प्रबंध नहीं। वो बोला मेरे पिताजी को बोला सेटलमेंट को बंदोबस्त कहते हैं उर्दू में। डोकरा 10 रुपया को बंदोबस्त करते, जो मैं थारी ज़मीन को बंदोबस्त कर दी, तो 10 रुपये का आएगा दे। मैं आज तक उन्होंने नहीं दिया तो मैं भी नहीं देता। और ये सब आजकल ये नए सूचना अधिकार में सही जवाब देते हैं, और इससे प्रशासनिक स्तर पर जवाब संभव नहीं है। और कोर्ट में ये तारीखें देते रहते हैं, कोर्ट में भी सरकार वो कोई प्रेशर नहीं डालता है SDO वगैरह इन पर, ऐसे ही चलता है। तो ये भूमाफिया भी ऐसे ही हैं सब। भूमाफिया मेरे पड़ोस में नेताजी ने ज़मीनें ले लेके अलाट करा के थोड़ी थोड़ी कर करके अधिकारियों से मिल के और बेच दी। क्या मतलब मिला उनको? और मुझे लेने के लिए कहते हैं तो वो है ही नहीं, ज़मीन है ही नहीं। आपको रम मिलता है? हाँ मिलता है, मेरा पीता ही नहीं। कंबल मिलता है तो भाई वो पुराना हो जाता है तो उसको कंडमनेशन बोर्ड बैठता है, वो उसको दे देता। मैं तो इसे धंधा करता ही नहीं, कहाँ से ला कर दूँ? ऐसे सब लालच लाभ राजस्व विभाग इसलिए
इनकी परिषद बनी हुई है, क्या बोलते हैं, राजस्व मंडल के जितने नीचे पटवारी से लेकर तहसीलदार वगैरह हैं, ये सब ये राजस्व सेवा परिषद बोल के इनका है। तो ये मैं तो इसको राजस्व मेवा परिषद कहता हूँ। मतलब ये मेवा खाते रहते हैं, फिर भी सरकार को मतलब तंग करते हैं कि हमको तनख्वाह बढ़ो, वो बढ़ो। अरे बढ़ाओ तो पहले ही वैसे ही मार लेते हो। आप क्या गारंटी देते हो कि हम नहीं खाएंगे, या हमको अगर हम पूरी तनख्वाह दे देते हैं जितने चाहिए आपका पे कमीशन बनाएगा बाकायदा, इसके बाद भी आप क्या मान लोगे? नहीं मानते ये। इसलिए ये तो जब तक आत्मिक रूप से अपना देश समझ के और अपना परिवार है, अब सब हम एक हैं, हम आपस में मिलजुल के ईमानदारी से काम करें, सबका अपना भला करें, सबका भला करें, तो ये भावना नहीं आएगी जब तक कुछ नहीं होने वाला। तो फौज में कितने वर्ष सेवा की आपने? मैंने सन 1965 से लेकर 1993 तक 28 वर्ष सेवा की, और आज रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए 30 वर्ष हो गए 1 सितंबर को। तो अभी उद्यान में अभी कितने नींबू हैं? ये इसका नाम है चंद्र आर्य कृषि उद्यान वनस्थ साधक आश्रम। ये कृषि उद्यान किसका? चंद्र आर्य है। अभी में चांद सिंह को क्या, चांद को उर्दू में चांद कहते हैं और संस्कृत में चंद्र कहते हैं, और सिंह को आर्य, चंद्र आर्य, शुद्ध नाम तो ये है। तो चंद्र आर्य है, और कृषि उद्यान, कृषि भी है और उद्यान भी है, दोनों करता हूँ। और वनस्थ साधक आश्रम बना हुआ है, मेरी तपस्या यही है। परमात्मा के क्या राम नाम कहते हैं ना लोग, राम का नाम लिए जा, अपना काम किए जा, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए, रहिए राम, रखिए नहीं, जाय विधि रहे राम हाँ, ताहि जाई विधि रहे। विधि रहे राम ताही विधि रहिए। ये लोग कहते हैं जाई विधि रखे राम ताई विधि रही। राम क्या से रखेंगे? हम मेहनत करेंगे तो राम तो वही से रखेगा जैसा आपको कर्म होंगे। तो इसलिए जैसे राम ने क्या, इन्होंने भी तो कर्म के अनुसार ही परिवार, राज व्यवस्था और गुरुओं का आदर और सैन्य शक्ति बढ़ाना करना, दुश्मनों को मतलब ऐसे उनको प्रताड़ना करना, जो गलत काम करते थे वैसे राम ने वो किया, वही करना चाहिए। तो हम सेना में रहकर यही किया, अब खेत में रहकर भी हम यही कर रहे हैं। तो अभी नींबू कितने उतर जाते हैं रोज? अभी तो 25-30 किलो रोज़ उतर रहे हैं। कितने दिन से? अभी तो चौमासा लगा तो भाव कम मिल रहे थे, 8 रुपये से लेकर 10 रुपये 15 रुपये इसने देते थे। अभी आज 50 रुपये किलो अभी लोगों के पास ख़त्म हो गए, मेरे पास नींबू अभी भी चले, क्योंकि मेरे पास सब प्रकार के नींबू हैं, जो पहले आने वाले भी हैं, बाद में आने वाले भी हैं, तो इसलिए चल रहे। देख लो आपके सामने लटके हुए हैं सब। ये हमारा उद्देश्य है, जहरीली मतलब खेती न करके लोगों को अमृत पहुंचाना और सबको प्रोत्साहित करना कि वो भी यही खेती करें। लेकिन वो लालच में और कुछ उनकी मजबूरी की वजह से वो जहरीली खेती करके पैसा कमाना, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मैं तो मेरी पेंशन का पैसा इसमें लगाया हूँ, अब आने लगा है, परमात्मा देगा तो। लेकिन आदमी इससे, इसलिए मेरा जो है बिना जहर के, और मतलब जहर का मतलब बिना यूरिया डीएपी और पेप्साइड के अमृत, जीवामृत और घन जीवामृत, और ये इससे हम पोषण करके और ये लोगों को अमृत खिलाते हैं। और ये वैसे भी औषधीय पौधा है ये तो, यही नहीं और भी पौधे हैं, जामुन है, सब चिकार है, हर चीज़ है, और औषधीय पौधे भी हैं, एड़ा वेड़ा भी है और आंवले भी है। एड़ा नहीं है, आंवला है, और बेड़ा है, बेड़ा लगा रखा हमने, और महुआ का पौधा लगा रखा है, और औषधि के और भी पौधे हैं कई, गूगल है, फालसा है, अंजीर है, फालसा, अंजीर, कई प्रकार के पौधे में गिनती ही करना मुश्किल मेरे लिए। तो 100 वैरायटी हो जाएगी, छोटे मोटे लगाएंगे जो। नीम की तो कमी नहीं है, घर वाले कहते हैं पिताजी आप तो जहाँ नीम उगता है उसको रह भी, जिसको जरूरत नहीं वो काट देना। नीम तो बहुत सबसे बड़ा औषधीय पौधा है, नीम और आकड़ा। हम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।